नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग जो भाषा और साहित्य का जीएस पेपर फर्स्ट का लेक्चर चल रहा था, तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग तीसरा लेक्चर है। तो इस लेक्चर को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे, ठीक है। और भाषा साहित्य से संबंधित यह तीसरा लेक्चर है और इसमें भाषाओं से संबंधित काफ़ी भाषाओं को हम लोगों ने देख लिया था। और आज की डेट में हम संस्कृत भाषा से आगे बढ़ेंगे। और यह पीडीएफ जो है दोस्तों आज की डेट में आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। जो लोग भी पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल पड़ी हुई है, या तो मेरे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज की डेट में हम लोग संस्कृत भाषा को देखेंगे, ठीक है। देखिए, विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में संस्कृत भाषा को देव भाषा के रूप में भारतीय समाज में एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है। और विश्व के समस्त वैदिक संस्कृत में रचित आदि काव्य जो ग्रंथ है, आदि ग्रंथ है ऋग्वेद, ठीक है। तो विश्व की सर्वाधिक प्राचीन कृति माना जाता है। विश्व की समस्त आर्य भाषाओं का स्रोत भी जो है संस्कृत को ही माना जाता है। वर्तमान की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो संस्कृत के जनक जो है पाणिनि माने जाते हैं। कौन माना जाता है? पाणिनि। और कदाचित इसीलिए इनको संस्कृत का वास्तविक इतिहास 5वीं शताब्दी से माना जाता है। पाणिनि के पश्चात संस्कृत भाषा के रूप में निरंतर परिवर्तन होता रहा, किंतु इसकी लिपि देवनागरी ही रही है, ठीक है। वर्तमान में संस्कृत भाषा का प्रारंभ जो है पतंजलि के जो भाष्य है इससे होता है। और आदिकाल में पाणिनि की रचना जो थी अष्टध्यायी तथा जाम्बवती विजय तथा पाताल विजय जैसी प्रमुख ग्रंथों की रचना हुई है, ठीक है। तो अष्टध्यायी हो गई पाणिनि की, जाम्बवती विजय हो गई और पाताल विजय, तो ये 3 रचनाएं हैं पाणिनि की। वरुरुचि की एक रचना है कंठाभरण, तो ये भी एक महत्वपूर्ण रचना मानी जाती है। अब अगली चीज़ क्या है कि अगली चीज़ जैसे संस्कृत के पूर्व मध्यकाल में 11वीं शताब्दी तक का समय निर्धारित किया गया जा सकता है। और वर्ष 300 ईस्वी में पंचतंत्र की रचना हुई थी। इस काल की यह सबसे विशिष्ट उपलब्धि मानी जाती है। और इसके लगभग 1 शताब्दी पश्चात वात्स्यायन कृति कामसूत्र तथा भामह कृति अलंकार विषयक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं, ठीक है। तो ये काफ़ी जो क्वेश्चंस हैं ये पीटी में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इस काल के नाट्य एवं काव्य साहित्य में भास द्वारा रचित प्रतिभा, उरुभंग और स्वप्नवास दत्ता, प्रतिज्ञा, योगधारायण एवं चारुदत्त ये रचनाएं हैं। कालिदास द्वारा रचित कुछ रचनाएं हैं कि जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम है और मालविकाघ मित्र है जैसे नाटक हैं। और रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत जैसे काव्य भी संस्कृत साहित्य की बहुमूल्य निधियां माने जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ संस्कृत के साहित्य हैं जो कालिदास के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। और क्या है इसके इसी काल में रचित गद्य रचनाओं में क्या है कि जैसे पतंजलि, दंडी, सुबंधु तथा बाणभट्ट आदि का योगदान भी बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसके अतिरिक्त साहित्य में मनोरंजक कथाओं के माध्यम से अनेक नीतिपरक रचनाएं की गई हैं। और यथा इनमें हितोपदेश, बृहत कथा और बृहत कथा, मंजरी कथा, सरित सागर ये काफ़ी रचनाएं हैं। उत्तर मध्यकाल के साहित्य की जहाँ तक बात करते हैं तो 1200 ईस्वी में जयानक कृति पृथ्वीराज विजय तथा जयदेव कृति गीत गोविंद की रचना हुई थी। तो ये कुछ समय समय काल काल पर रचनाएं होती रही हैं। तो संस्कृत के जहाँ तक इतिहास की बात की जाती है तो आपको एक कालानुक्रम के अनुसार चीज़ों को बतानी होगी, ठीक है। तो और क्या चीज़ें हैं कि इसमें कि जैसे वर्ष 1700 ईस्वी में रामचंद्र दीक्षित द्वारा रचित नाटक जानकी परिचय ने साहित्य को एक भक्ति प्रदान की। और इस काल के प्रमुख ग्रंथ जो हैं वो सिद्धांत कौमुदी, व्रत रत्नाकर आदि माने जाते हैं। आधुनिक काल की जहाँ तक बात करते हैं तो आधुनिक काल में जहाँ अनेक साहित्यिक रचनाएं हुई हैं वहाँ राजाग्ल, महोदन सरीखी रचनाएं भी हुई हैं। स्वदेशी नेताओं की प्रशंसा में सृजन किया गया है। अब देखिए, जो आपसे प्रश्न लिखने को आएगा, अब आप अगर एक एक रचना के बारे में तो कभी पूछेगा नहीं, ओवरऑल काल के बारे में पूछेगा कि संस्कृत भाषा के साहित्य पर कुछ प्रमुख रचनाएं या कुछ उसके विकास पर टिप्पणी कीजिए। तो आप कहीं ना कहीं आधार जो देंगे इसी का देते हुए बात करेंगे, ठीक है। बाबा नागार्जुन
कृत लेनिन शतकम से साहित्य के एक नई धारा का जन्म भी होता है, साहित्य में एक धारा का जन्म हुआ। और इसी प्रकार अप्पा शास्त्री ने बंकिम चंद्र चटर्जी के बहुचर्चित उपन्यास लावण्यमयी का संस्कृत में अनुवाद भी किया है। तो ये कुछ कार्य हुए हैं। अब बात कर लेते हैं संस्कृत भाषा साहित्य के प्रमुख उन्नायक कौन कौन से हैं, कि जैसे देखिए अश्व घोष जो हैं द्वितीय शताब्दी में प्रसिद्ध हुए। जयदेव जो हैं 1368 से 1518 ईस्वी में। महाकवि कालिदास चतुर्थ शताब्दी ईस्वी में। वाल्मीकि 800 ईसा पूर्व। पाणिनि 500 शताब्दी ईसा पूर्व। और भरत हो गए, आनंद वर्धन हो गए, बाण भट्ट हो गए 7वीं शताब्दी ईस्वी। कलहड़ 11वीं शताब्दी में। और पतंजलि जो है द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व। महर्षि वेद व्यास हैं 800 ईसा पूर्व। और दंडी, वामन, अभिनव गुप्त। तो ये कुछ उन्नायक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं संस्कृत भाषा साहित्य की जहाँ तक बात करते हैं उसमें। देखिए अगली चीज़ क्या है, अगली नेपाली भाषा को देख लेते हैं। तो देखिए भारतीय आर्य परिवार की भाषा नेपाली का जन्म प्राकृत भाषा से हुआ है, ठीक है, एक संस्कृत और एक प्राकृत। तो प्राकृत भाषा से नेपाली का जन्म हुआ है। और इसकी लिपि जो है देवनागरी है। इसके साहित्य का विकास संस्कृत से अनुवाद के माध्यम से काव्य सृजन द्वारा प्रारंभ हुआ है। नेपाली गद्य साहित्य ने इसका अनुकरण किया है। नेपाली का प्रथम खंड काव्य जो है बसंत शर्मा एक व्यक्ति थे, इनके द्वारा रचित कृष्ण चरित्र माना जाता है, ठीक है। इनकी रचना कौन सी है, आपकी कृष्ण चरित्र। और क्या है कि नेपाली साहित्य 18वीं शताब्दी से उपलब्ध होता है हमें। सुब्बन दास और सलाई बल्लभ आर्यण तथा उदयानंद ये प्रारंभिक कवि माने जाते हैं नेपाली भाषा के, ठीक है। गोपिका, स्तुति, महाभारत, श्री भगवद गीता आदि का अनुवाद इसी युग की लोकप्रिय प्रस्तुतियाँ रहती हैं, ठीक है। इनका अनुवाद भी किया गया है, जैसे महाभारत हो गया, श्रीमद् भगवद गीता हो गई, ठीक है। अब 19वीं शताब्दी में भानुभक्त ने बांग्ला में रचित आध्यात्मक रामायण का नेपाली में अनुवाद किया। तो भानुदत्त ने हितोपदेश मित्र का लाभ पंचतत्व के नेपाली अनुवाद ने साहित्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि करी। नारायण भट्टकृत हितोपदेश जो है, शक्ति बल्लभ आर्याल कृत हास्य कदम्ब 1798 में। और जो सुंदरानंद बाड़ाकृत त्रिरत्न सौंदर्य गाथा, ठीक है। तो ये 1832 में आदि उसी प्रेरणा के प्रतिफल माने जाते हैं, ठीक है। अन्य क्या चीज़ें, जैसे नेपाली जो पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन तो 1934 में प्रारंभ हो गया था। वाराणसी से प्रकाशित पत्रिकाओं में कौन कौन सी है, जैसे गोरखा भारत जीवन हो गया। उपन्यास तरंगिनी ने जो कथा साहित्य का प्रादुर्भाव यहीं से होता है। और इसके पश्चात काठमांडू के गोरखा पत्र और दार्जिलिंग के खबर कागत तथा चंद्रिका हैं। और देहरादून के गोरखा संसार ने आदि ने क्या है पत्रकारिता में नए आयाम स्थापित किए। तो ये आपके नेपाली भाषा से संबंधित कुछ चीज़ों को हम लोगों ने देखा। अब अगली चीज़ क्या है, सिंधी भाषा को देख लेते हैं। तो देखिए सिंधी भाषा की उत्पत्ति कब और कहाँ हुई, कैसे हुई, इस पर भाषाविद एक मत नहीं है, मतलब अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है। कुछ भाषा विज्ञानी इसे संस्कृत की मूल भाषा मानते हैं, और क्योंकि इस पर विदेशी तत्वों का न्यूनतम प्रभाव है। अन्य भाषा विज्ञानी इसकी उत्पत्ति सिंध घाटी सभ्यता थी, तो सिंध घाटी सभ्यता से मानते हैं। यह भाषा इतनी समृद्ध है कि इसमें एक ही वस्तु के लिए 15 से 20 शब्द निश्चित किए गए हैं। सिंधी साहित्य का मुख्य स्रोत धार्मिक एवं लोक कथाएँ हैं। सिंधी समाज के सर्वाधिक पूज्य देवता कौन से हैं, जैसे दरिया शाह है अर्थात वरुण देवता, वे ही मूल कथाओं के मुख्य विषय माने जाते हैं। इस संदर्भ में दो चनेश्वर की जीवनी पर आधारित काव्य साहित्य की एक बहुमूल्य धरोहर मानी जाती है। अब अगली चीज़ क्या है कि जैसे सिंधी साहित्य के निर्माण में देवचंद्र स्वामी, प्राणनाथ, वीर मोहम्मद लखवी, मखदूम नोह, शाह अब्दुल करीम, अबू अल हसन तथा मियाँ शाह बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों में आते हैं। रचनाकारों के अप्रतिम योगदान रहे हैं और 17वीं से 18वीं शताब्दी के महान कवि सिंधी साहित्य में रिसालों की जो सर्वोपरि है ग्रंथ स्वीकार किया गया है, ठीक है। तो आज की अगर जहाँ तक बात कर लेते हैं, आज की सिंधी लिपि वर्ष 1892 में प्रचलन में आई थी। सिंधी को सजाने संवारने में विदेशी विद्वानों का अनुपम योगदान रहा है। यूरोपीय विद्वानों
को सिंधी साहित्य में गद्य साहित्य प्रारंभ किए जाने का श्रेय भी प्राप्त होता है और इस दृष्टि से वोकेबुलरी ऑफ सिंधी लैंग्वेज स्पोकन एंड कंट्रोल इन कंट्रीज वेस्ट ऑफ इंडस का प्रकाशन भी उल्लेखनीय माना जाता है। सिंधी की प्रथम मौलिक कृति जो है पकोपह है के रचयिता जो हैं कौड़ोमल चंदनमल खिलनाड़ी को सिंधी जो गद्य साहित्य है उसका प्रणेता माना जाता है और मिर्जा कलीच बेग ने सिंधी के माध्यम से मौलिक उपन्यास जीनत की रचना की थी। वर्ष 1908 के गद्यकार हकीम फतेह मुहम्मद सिवाड़ी तथा निर्मल दास फतेह चंद ने सिंधी गद्य साहित्य में कहानी, जीवनी, स्मरण, संस्मरण ये सारी विधाओं में इन चीज़ों का श्री गणेश किया था। 20वीं शताब्दी की बात कर लेते हैं तो देखिए 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब मुस्लिम साहित्यकारों की उदासीनता मुखरित हुई तो कुछ प्रबुद्ध और सिंधी प्रेमी साहित्यकारों ने क्या किया कि उस साहित्यिक शून्यता की भरपाई के लिए सिंधु मुस्लिम अदली सोसाइटी का गठन किया जिससे अपने उद्देश्यों की सफल पूर्ति होती है और 1907 से 1947 तक हिंदू साहित्यकारों की संख्या में आशातीत वृद्धि भी देखी जाती है। वर्ष 1932 में एक व्यक्ति होते हैं मूलचंद राजपाल के सहयोग से सिंधु पत्रिका का प्रकाशन भी किया जाता है जिससे नए पुराने साहित्यकारों को सदा प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अब अगली चीज़ है मणिपुरी भाषा को देख लेते हैं। तो देखिए मणिपुरी भाषा जो है वो तिब्बती बर्मी कहलाई जाने वाली मणिपुरी भाषा में अनेक जातियों की बोलियों का सम्मिश्रण मिलता है कि मतलब अनेक भाषा जो बोलियां हैं इसमें मिलती हैं। इस भाषा के विकास क्रम के अंतर्गत 7वीं शताब्दी के अंत तक का काल जो है आदिकाल, 19वीं शताब्दी के मध्य तक का काल मध्यकाल और इसके बाद से वर्तमान काल तक को आधुनिक काल कहा जाता है। 33वीं ईस्वी में परखंभा के शासनकाल में ही प्रारंभ से ही साहित्यिक अभिव्यक्ति का मार्ग प्रशस्त होता गया था। ठीक है, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में रचित तुमित काव्य तथा नैको नितन खोत फंबल काव्य और 7वीं शताब्दी में लेतवक लेखोल तथा पंतोई बिखेमुंड आदि ये प्रारंभिक मणिपुरी साहित्य की उत्कृष्ट कृतियां हैं। अब देखिए ये सब चीज़ें तो आप 2-2, 4-4 कृतियों को याद कर सकते हैं। अब जब साहित्य की बात बोलेगा तो ओवरऑल में बोलता है, अगर स्पेशल भी पूछ लेता है कि मणिपुरी साहित्य के बारे में बताइए या टिप्पणी कीजिए 125 शब्दों में, तो आपको जो अगर रचनाएँ पता होंगी तो आप उसमें अच्छे से बता सकते हैं। मणिपुरी में अनुवाद की परंपरा जो है हिजा हिराओ की प्रस्तुति एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। मणिपुरी के आधुनिक कथा साहित्य का प्रारंभ जो है 1933 से माना जाता है। डॉक्टर लमाबम कमल सिंह की वर्ष 1933 में एक कृति थी लक्षित मंजरी प्रकाशित हुई थी तथा कथा ब्रजेंद्रगी लुहौडबा को प्रथम मणिपुरी कथा कहलाने का गौरव प्राप्त होता है। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें और हैं कि जैसे समसामयिक काव्य साहित्य का प्रारंभ जो है 1949 में कवि एक हैं नीलकांत सिंह की कविता मणिपुरी से ही होता है। इसके पश्चात अनेक कवियों की विविध पक्षी कविताएं प्रकाश में हमें आती हैं। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या है, अगली भाषा जो है राजस्थानी है। वैदिक संस्कृत एवं शौरसैनी प्राकृत से संबद्ध यह भाषा है राजस्थानी और भारतीय आर्य भाषा राजस्थानी का देवनागरी लिपि में अत्यंत समृद्ध साहित्य उपलब्ध होता है हमें। राजस्थानी साहित्य का आदिकाल जो है 1050 से 1450, मध्यकाल में कब से स्टार्ट होता है 1450 से 1850 तक और आधुनिक काल 1850 से वर्तमान तक माना जाता है। आदिकाल में जैन बाहुल्य रचनाओं की प्रचुरता मिलती है और मध्यकाल में काव्य एवं गद्य साहित्य विकसित होने के साफ संकेत हमें दिखाई पड़ते हैं। राजस्थानी साहित्य में आधुनिक काल का प्रारंभ कवि जो है वो चंद सिंह के काव्य संग्रह बादली से माना जाता है। इसे गति प्रदान की है और NR संकरता, NS भट्टी और GL व्यास तथा R कल्पित आदि प्रमुख कवि इस समय मिलते हैं। अगर हम लोग आधुनिक साहित्य की बात करते हैं तो आधुनिक साहित्य के प्रणेता माने जाने वाले साहित्यकार विजयदान देथा है। ठीक है, तो इन्होंने जिस प्रकार से स्वरचित साहित्य में लोक तत्वों को समाहित किया, उनकी रचनाएं जो हैं बात है, उलझन है, अलेखू हिटलर है और बतारी फुलवारी है। ठीक है,
और क्या चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। राजस्थानी कथा साहित्य में मणि मधुकर, जो मणि मधुकर है, भालचंद तिहाड़ी है, कमला भदानी है, मिठेश निर्मोही है और जनक राज पारीक के नाम जो हैं बहुत ही ज़्यादा प्रमुख माने जाते हैं। अगली चीज़ क्या है दोस्तों? अगली चीज़ है मैथिली भाषा। ठीक है, दूसरी 20वीं भाषा है आपकी मैथिली भाषा। तो देखिए बिहार राज्य में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो है मैथिली भाषा आदिकाल में 8वीं शताब्दी से माना जाता है, किंतु इसकी साहित्यिक समृद्धि जो है बहुत बाद में प्रारंभ होती है। भाषाविदों की मान्यता है कि 8वीं सदी से 11वीं सदी के मध्य में उपलब्ध कृति चर्यापद मैथिली की प्रथम रचना है और मैथिली के प्रारंभिक रचनाकार जो हैं ज्योतिरीश्वर ने 13वीं और 14वीं शताब्दी के मध्य गद्य पद्य तथा नाटक आदि का सृजन करके न केवल मैथिली साहित्य को संपन्न प्रदान किया बल्कि अनेक नई दिशाएं, नए नए आयाम भी इन्होंने स्थापित किए हैं। मिथिलांचल नरेश नारायण के राजा राजकवि थे, एक विद्यापति भी। मैथिली भाषा के ऐसे अमर कवि हैं जिनका नाम आज भी बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया जाता है। उन्होंने भक्ति, जन्म, मृत्यु, प्रेम तथा विरह आदि पर अनेकानेक जीवंत रचनाएं की हैं और इसके पश्चात बहुमुखी प्रतिभा के धनी यात्री का नाम आता है जिन्होंने चित्रा, पत्रहीन और नग्न घाग और बलचनमा पाटो और नवतुरहा आदि की रचना की है। नाम भी बड़े अजीब अजीब से हैं। एक और प्रतिभा संपन्न रचनाकार हैं राजकमल चौधरी जी। इन्होंने अपने क्या किया है कि अपने संग्रह में स्वर गंधा के माध्यम से तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक विसंगतियां थी उनको जीवंत करने का वर्णन किया है। उनकी इस परंपरा को जहां काशीकांत मिश्र जी मधुप और तंत्रनाथ झा, सुरेंद्र झा सुमन में, काशीनाथ झा किरण में आदि ने गति प्रदान की है। वहीं पर आरसी प्रसाद सिंह ने उपेंद्र नाथ झा व्यास में और उपेंद्र ठाकुर मोहन ने मैथिली काव्य को आधुनिकता प्रदान की गई। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी आपकी मैथिली से संबंधित। अब देखिए हिंदी भाषा को देख लेते हैं। देखिए हिंदी भाषा जो है यह एक सुखद आश्चर्य ही है कि हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास फ्रांस के भारतविद गारसा द तासी ने वर्ष 1886 में ला लिटरेचर एन इब्दुई एन दोस्तानी नाम से रचा था। ठीक है, ये नाम है बड़ा अजीब सा, देख सकते हैं आप लोग। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास में साहित्यिक सम्यक विश्लेषण नहीं किया गया था और इसके पश्चात विभिन्न भाषाविदों तथा विद्वानों ने इतिहास के लेखन में क्या है सार्थक प्रयास की। अनेक पुस्तकें प्रकाश में आई। संयोग से क्या हुआ कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी 1884 से 1941 में हिंदी साहित्य को आलोकित करने की हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और जो अब तक लिखे गए इतिहासों में सर्वाधिक प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। देश की स्वतंत्रता के पश्चात हिंदी को राष्ट्रभाषा कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ। आज हिंदी साहित्य विश्व की किसी भी भाषा साहित्य से कम नहीं है। इसके साथ ही कुछ भाषाविदों ने भी हिंदी साहित्य के इतिहास का लेखन का प्रयास किया। ठीक है, अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या किया था कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्न 4 भागों में वर्णित किया था। आदिकाल अथवा वीरगाथा काल जो कि आपका 1050 से 1375 तक, भक्ति काल या पूर्व मध्यकाल यह संवत 1375 से 1700 तक है और रीतिकाल यानी उत्तर मध्यकाल संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है। आधुनिक काल की जहाँ तक बात की जाती है संवत 1900 से वर्तमान तक ये चीज़ें मानी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए कुछ चीज़ें हैं कि जैसे भारतीय भाषाओं के साहित्य को प्रदत्त सर्वाधिक प्रतिष्ठित एवं धनराशि पाने वाले ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है जो प्राप्तकर्ताओं को हिंदी के साहित्यकारों की एक नवीन परंपरा रही है और पंडित सुमित्रानंदन पंत को 1968 में, रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में, हीरानंद सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय को 1978 में, महादेवी वर्मा को 1982 में, नरेश मेहता को 1992 में और निर्मल वर्मा को वर्ष 1999 में अत्यंत सम्मानित पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। तो ये कुछ बातें हैं मोटी मोटी हिंदी के बारे में। ठीक है,
तो दोस्तों ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया और इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों का पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो भी चल रहा है तो 2019 का अलग चल रहा है और 20 का अलग चल रहा है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ आप लोगों को पेड व्हाट्सएप ग्रुप में ही आज की डेट में मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।